नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत सेल किसे बोलते हैं। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ये टेक्निकल भाषा हो गई पूरी ना। अब हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में क्या क्या होता है। ठीक है, वैद्युत सेल आपने सेल तो देखे ही होंगे। सेल मार्केट में यार छोटे में लाते थे, कारबार चलाते थे, डालते थे। सेल में घड़ी में पड़ता है, इस घड़ी में पड़ता है, लेकिन वो अलग तरह का सेल होता है। इसमें जो सेल पड़ रहा है, होते सारे सेल एक्चुअली एक से ही है, लेकिन थोड़ा सा वो आपने थोड़े पे सेल तोड़ तोड़ के देखे होंगे, अगर आप क्यूरियस रहे हैं तो। हम तो खूब सेल तोड़ तोड़ के देखते थे, ब्लैक ब्लैक सेल में निकलता था नहीं। आप गाड़ी वाड़ी पे डालते हैं, छोटे पे बच्चे चलाते हैं, वो सब सेल। तो सेल क्या होता है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह। देखिए, ऊर्जा के लिए हमें क्या जरूरत है? आवेश। तो आवेश के प्रवाह को बनाए रखना जरूरी है। तो आवेश का प्रवाह बनाए रखने के लिए क्या करती है? ये रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती रहती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती रहती है, और इस तरह से सॉरी हाँ, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती रहती है, और इस तरह परिपथ में जो आवेश का प्रवाह है वो लगातार बना रहता है। तो इस युक्ति को, इस आइडिया को, युक्ति आइडिया बोलते हैं ना, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया और उसका नाम हो गया सेल। ठीक है, तो सेल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने की युक्ति को वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, सेल का वैद्युत वाहक बल ईएमएफ। ईएमएफ क्या हो गया? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए, अगर हमें कुछ आवेश को परिपथ में देना है, ठीक है, तो उस आवेश को उस परिपथ में देने के लिए जो कार्य किया जाएगा, एकांक आवेश को उस परिपथ में, क्योंकि देखिए फार्मूला क्या है ईएमएफ का, E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें हम क्यू को अगर 1 मान लें, आवेश एकांक हो, तो E किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के। तो जब क्या बोला है, एकांक आवेश के लिए, यही बात समझाने चाह रहे हैं ना। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में बहाने के लिए, पूरे परिपथ में पहुंचाने के लिए जो सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, कार्य सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, वो ईएमएफ उसका कहलाती है, उसका वैद्युत वाहक बल होता है वो। ठीक है, ठीक है। तो सेल का विद्युत भाग बल क्या हो गया? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में पहुंचाने के लिए जो सेल द्वारा ऊर्जा दी गई, ठीक है, वो सेल का ईएमएफ, सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाया। 5 वीडियो चलना चुका हूं आज मैं। ठीक है, उसके बाद हो गया टर्मिनल विभवांतर। क्या विद्युत भाग बल समझ में आया नहीं यार? ना आया कमेंट कर दिया था, ये मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे भी सब क्लियर करना है ना। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके साथ सब्जेक्ट्स को, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। हाँ, इसका मात्रक बता दीजिए। डब्ल्यू का होता है, डब्ल्यू का होता है जूल, क्यू का होता है कूलम, जूल पर कूलम, या इसका एक मात्रक वोल्ट भी हो जाएगा विद्युत वाहक बल का। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर आ गया। अब समझते हैं क्या होता है टर्मिनल विभवांतर। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे बी से शो करते हैं। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश, देखिए अंदाज होता है पहले से कि क्या आएगा। B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें क्यू को अगर 1 मान लें, वही बात, ये सारे फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं ना। क्यू को अगर 1 मान लें इसको, तो B इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो 1 माना है ना, एकांक मान लिया है, तो एकांक आवेश अगर हो तो उसके लिए देखिए यही बात बिल्कुल बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, नीचे देखिए लिखा हुआ है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया।
तो जूल पर कूलम, इसका भी मतलब हो गया, इसका भी मतलब वोल्ट होता है। तो टर्मिनल विभवांतर हमने पढ़ लिया, सेल का विद्युत वाहक बल हमने पढ़ लिया, विद्युत सेल हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई? अच्छा, आपने सेल हम इसको आंतरिक प्रतिरोध का ऐसे ही बता देते हैं, इस तरह आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, थ्योरी देखकर डरते ना, फिर थ्योरी पढ़ेगा। ये सेल है कोई, ये सेल, ये सेल का प्लस चार्ज है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, ऊपर के ऐसा देखा ही हुआ सेल वगैरह। इधर बैठ जाते हैं। तो ये सेल हो गया कोई एक, उसका एक प्लस चार्ज है एक तरफ माइनस चार्ज है, ठीक। तो सेल में जब एक प्लस से, देखिए क्या लिखा हुआ है, जब किसी सेल में प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, इसको तार द्वारा जोड़ दिया गया, इसको बैटरी से, बैटरी बनाएंगे नहीं, लिख रहे हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं, जिससे आपको समझ नहीं आ रहा है, आप परिपथ से डरेंगे ना अभी। तो तब तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलती है, तब वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलती है, इससे इसकी ओर धारा चलेगी ऐसे, ठीक है, धन से ऋण की ओर, सॉरी मतलब जो भी है, ऐसे इसे मिलाना नहीं है हमें, ठीक है, धन से ऋण की ओर चलती है। लेकिन लेकिन सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, जिस प्रकार, ये देखिए, ऐसे हटा देते फिर आपको दिखेगा अभी साफ, एक पढ़ेंगे आप तो आप खुद ही समझेंगे बात को ना। ये देखिए हम पढ़ते चलते हैं, जब किसी सेल में प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तब तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलती है, सेल के भीतर उस खोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलती, धन से, सॉरी ऋण से धन की ओर जो चलता है तो उसमें प्रतिरोध लगता है। तो इस प्रकार वैद्युत धारा के मार्ग में जो सेल के भीतर जो प्रतिरोध लगता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग स्वयं सेल के भीतर ही व्यय हो जाता है। सेल जितने एम्पियर का होता है, क्या वो उतनी एम्पियर एनर्जी दे रहा होता है, या एम्पियर बोला कुछ भी, जितने वोल्ट का होता है, जितना भी एनर्जी का होता है, क्या उतना मिलती है? नहीं मिलती है ना, क्यों नहीं मिलती? यही कारण है, एक प्लस से माइनस की ओर, इधर से निकली, ये धारा प्लस से निकल रही है, इधर माइनस में इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन सेल के अंदर भी तो ये धारा ऐसे करके माइनस से प्लस की ओर चल रही है, ये जो माइनस से प्लस की ओर चल रही है ना धाराएं, तो इसमें यहां से यहां तक चलने के लिए इसके बीच में जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगता है, जो प्रतिरोध लगता है, सेल के भीतर, सेल के भीतर धारा को चलने के लिए, ये सेल के भीतर की बात हो रही है, समझे आप? इस सेल के भीतर की बात, तो सेल के भीतर से जब धारा निकल रही है, यहां से निकल रही है धारा, ठीक है, यहां से धारा निकल रही है, तो सेल के भीतर जो इसमें यहां से यहां तक का, यहां से, सॉरी यहां से यहां तक जाने में सेल के भीतर, सेल के भीतर यहां पर जो उसमें प्रतिरोध लगता है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल के अंदर, सेल के अंदर जो ऋण से धन प्लेट तक जाने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसके कारण सेल की कुछ ऊर्जा सेल के बाहर ही खर्च हो जाती है, ठीक है। ये क्या दिया है आगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है, इसको जान लें हम लोग, ठीक है। तो यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुपाती होता है, दोनों प्लेटों के बीच, हमने इस प्लेट से इस प्लेट तक इन प्लेटों की दूरी, दूरी जितनी ज्यादा होगी, ए डी, डी मान लिया, ए डी दूरी जितनी ज्यादा होगी सेल के बीच प्रतिरोध, यार देखिए दूरी जितनी जल्दी बढ़ती है, इतनी दूरी है तो कम दूरी ज्यादा, कम दूरी तय करनी पड़ रही है तो कम प्रतिरोध होगा, दूरी बढ़ गई तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, ज्यादा प्रतिरोध होगा, दूरी बढ़ती जाएगी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, दूरी कम होती जाएगी प्रतिरोध कम होता जाएगा। तो ये दूरी के जो प्रतिरोध है वो अनुक्रमानुपाती है, यही बात पहले दी है, सेल में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल मान लिया ए है, प्लेट, एक प्लेट, किसी प्लेट का क्षेत्रफल मान लिया ए है, और आर जो होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a होता है आर के, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना है इसे, सॉरी ऐसे करके हटा देते हैं, इसे क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। हाँ, तो बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती हो गया था, वो तो आप समझ गए हैं।
और दूसरी चीज है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो ए हो गया ना, ए इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा, लेकिन क्षेत्रफल घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, बढ़ाएंगे तो घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा। और अनुक्रमानुपाती में सीधे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के बढ़ने पर उसमें जो घोल रहता है उसकी सांद्रता अगर बढ़ेगी तो आराम से सेल का प्रतिरोध जो होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ पर प्रकृति पर निर्भर। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इन पे डिपेंड करता है प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा अभी? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तुरंत डाउट क्लियर होगा। बिल्कुल क्लियर चीज होती है ना, क्योंकि पता है हम लोग टीचर्स थोड़ी ना है, हम लोग स्टूडेंट है। वैसे ही आपको स्टूडेंट के नजरिए से बताते हैं तो हम लोग को नहीं पता आपको कैसे समझ में आ रहा होगा। हम तो बस डिस्कस करने आए हैं कि हमने कैसे समझी, आप कैसे समझे। तो काफी चीजें हम नहीं समझा पाते होंगे, आपको कि हमें लगता होगा आती होंगी या फिर ऐसे ही छूट जाती होंगी, तो आप बता देंगे तो हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो हाँ, ये भी पढ़ लेते हैं जरा सा कि किरचॉफ का नियम और बीट स्टोन से। तो 2 अलग-अलग वीडियोस आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये दोनों। सेलों का संयोजन किस तरह से होता है भाई? सेलों का संयोजन, उसमें सेलों का संयोजन, ये देखिए सेलों का संयोजन करके हमें धारा-वारा निकाली गई है। ये आप अगर चाहेंगे तो इसके बारे में पढ़ाएंगे, वरना इसकी कोई खास आपको हम बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने संयोजन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है पहले भी। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीटी स्टोन से तो पढ़ेंगे हम, किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। 2 अलग-अलग वीडियोस आ रहे होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी, वो जरूर देखिएगा। उसमें से कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, चाहे न्यूमेरिकल मिले चाहे मिले ना मिले, लेकिन आपको नॉलेज के लिए तो पढ़िएगा तो जरूर होता ही है हर चीज ना। ठीक है, इतने रखते हैं फिर हम। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।